हैं आधा तजे सो पंडित सारा तजे गंवार। संकट के समय मूर्ख अपना सब कुछ गंवा देता है, जबकि समझदार अपना आधा दांव पर लगाकर आधा बचा लेता है। रूस को लग गया है बड़ा झटका जब उसे खबर मिली है कि चीन ने उसके देश के अंदर क्या कर दिया है और क्या अब रूस को चीन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी और भारत का इसमें क्या रोल होगा। तो वहीं हाल ही में जो इजरायली दूतावास पर हमले हुए और उसकी रिपोर्टें आने लगी हैं, उस पर ईरान ने क्या कहा और क्या समझाया भारत को। तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार क्वाड में एक ऐसा देश शामिल हो रहा है जिसकी उम्मीद चीन नहीं कर सकता था, और वो भी एक मुस्लिम राष्ट्र जहां पाकिस्तान के द्वारा चीन अपनी पैठ जमाना चाहता था। उल्टा यह शक्तिशाली मुस्लिम देश चीन के खिलाफ खड़ा हो गया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन किसी भी देश के अंदर एक दीमक की तरह घुसता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उस पूरे देश पर कब्जा कर लेता है। उसकी नीतियों पर इस तरीके से कब्जा कर लेता है कि वह देश विवश हो जाता है चीन की बातों को मानने के लिए, जिसका उदाहरण बहुत सारे देश हैं। हम श्रीलंका को ले सकते हैं, नेपाल भी कुछ हद तक वैसा ही करने लगा है। इसके अलावे दक्षिण अफ्रीका के तो कई ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो चीन के सामने हिल भी नहीं पाते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि यह किसी भी देश में घुसकर उसकी राजनीति, उसकी आर्थिक नीति, हर चीज पर कब्जा कर लेता है। महामारी काल में रूस को पता भी नहीं चला और रूस के अंदर इस तरह से आगे बढ़ गया चीन कि अब रूस सहित कई देशों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। दरअसल महामारी काल में जहां बाकी देशों ने अपने देश में चीनी निवेश को बंद करके रखा था, क्योंकि कहा जा रहा था कि इस महामारी का एक मकसद ये भी था कि चीन दूसरे देश की उन कंपनियों को खरीदता जिनका शेयर मार्केट में बिल्कुल गिर गया होता, और जैसे ही ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी आ जाती वैसे ही उस देश का कंट्रोल भी चीन के हाथों में आ जाता। इससे चौकन्ने होके कई पश्चिमी देशों ने चीनी निवेश को बंद कर दिया, तो वहीं भारत ने भी अपनी एफडीआई नीति में बदलाव ले आया था। पर रूस सही वक्त पर ऐसे निर्णय नहीं ले पाया, जिसकी वजह से इस महामारी काल में 4000 से ज्यादा बड़ी परियोजनाओं पर चीन ने खूब पैसा लगाया, वो भी रूस के अंदर, और ये टेलीकॉम मार्केट था। और अब हाल ये हो गया है कि रूस के टेलीकॉम मार्केट में 51% की हिस्सेदारी हो गई है चीन की, यानी खुद रूस की कम हो गई है और चीन की ज्यादा हो गई है। हुआवे ने वहां बहुत बड़ा शेयर खरीद लिया है। वहीं रूसी एमटीएस कंपनी, जो कभी वहां की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, अपने निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। पर इन सब के बीच अब समस्या ये खड़ी हो रही है कि चीन रूस के ऊपर दबाव बना रहा है, और यह दबाव बना रहा है सैन्य गठबंधन का। एक बार एवं रूस ने भी इस बात को हवा दी थी, लेकिन अब चीन इस पर दबाव बना रहा है। दरअसल चीन चाहता है कि अमेरिका के खिलाफ चीन की लड़ाई में रूस उसका सैन्य सहयोगी बन के उतरे, और चीनी मीडिया अब ये दावा कर रही है कि 2025 तक रूस और चीन के बीच सैन्य गठबंधन देखने को मिल सकता है। हालांकि रूस यह गठबंधन कभी भी भारत के खिलाफ नहीं करेगा, ये एक्सपर्ट कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से चीन का प्रभाव रूस के अंदर बढ़ रहा है, आने वाले समय में रूस का भी वही हाल न हो जाए जो श्रीलंका का हो गया है। जैसे वहाँ की राजनीति को चीन हैंडल कर रहा है, वैसे ही रूस की राजनीति को भी चीन हैंडल कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत सहित अमेरिका, नाटो सबके लिए एक बड़ी मुसीबत का ऐलान हो जाएगा। वैसे चीन के खिलाफ अब वैसे देश भी सामने आने लगे हैं जो कभी चीन से पंगे नहीं लेने की सोचते थे। क्वाड तो एक संगठन बन ही गया है, लेकिन क्वाड के साथ अगर अब कोई नया देश जुड़ता है तो सबसे पहले कान खड़ा होता है चीन का, क्योंकि चीन यह मानता है कि क्वाड एक मिनी नाटो है जो कि चीन के खिलाफ बनाया गया एक संगठन है, और ये कहीं न कहीं सच भी है। क्वाड में अब एंट्री हो रही है फ्रांस की और यूएई की। यूएई के बारे में कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन यूएई अपनी एंट्री इसमें करा रहा है, और ये 4 क्वाड के देश और 2 नए देश मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं गल्फ रीजन में। और इस युद्धाभ्यास में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, अटैक सबमरीन, इन सारी चीजों को उतार दिया गया है, खास करके मलक्का स्ट्रेट और पर्सियन गल्फ में। इस तरह की एक्सरसाइज में पहली बार यूएई
भाग ले रहा है। आपको बता दें ये युद्धाभ्यास 25 और 27 अप्रैल को होने वाला है, पर उससे पहले फ्रांस के साथ क्वाड की एक और युद्धाभ्यास होगी जो कि अप्रैल 4 से 7 तक होगी और इसमें मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर, फ्रीगेट, सबमरीन, सर्विलांस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने होने वाला है। फ्रांस और यूएई दोनों ने अपनी अपनी तरफ से इसकी पुष्टि कर दी है। यूएई और फ्रांस का शामिल होना क्वाड में चीन के लिए एक बड़ी मुसीबत का ऐलान जरूर है, क्योंकि इन सभी का टारगेट मलक्का स्ट्रेट है और मलक्का स्ट्रेट का मतलब हो गया कि चीन के व्यापार का 80% मार्ग को रोकना। वहीं दूसरी तरफ भारत के दोस्त ईरान ने अब भारत को दी जवाब। हाल ही में जो इजरायली दूतावास में ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद इजरायली एजेंसी मोसाद और भारतीय एजेंसी इस छानबीन में जुड़ आई थी, तब कुछ रिपोर्टें निकल कर आने लगी हैं और ये रिपोर्टें इशारा कर रही हैं कुर्द फोर्स की तरफ। कुर्द फोर्स जो कि मोसाद की ही तरह ईरान की खुफिया एजेंसी है और यह भी काफी खतरनाक है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अमेरिका ने इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित करके रखा हुआ है और ये काफी पावरफुल है, जैसे कि मोसाद है। आपको याद होगा जब फखरीजादेह को मोसाद ने ऊपर पहुंचाया, तब इजराइल के अंदर भी एक मोसाद के बड़े अधिकारी को संदिग्ध अवस्था में मारा गया। कथित तौर पर यह कुर्द का ही काम था। वैसे आप सोचेंगे कि ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था में कुर्द के लिए पैसे कहां से आते हैं, जो ये विदेशों की धरती में भी अपने काम को अंजाम देते हैं। तो इन सब के पीछे चीन खड़ा होता है। ऐसा कहा जाता है कि ईरान चीन के जरिए कुर्द वाले कंपनीज में पैसे भेजता है और चीन भी इस मामले में कुर्द को सहयोग करता है। चीन की बौखलाहट तब देखने को मिली थी जब कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने ऊपर पहुंचाया था। तब चीन ने सीधे बौखला कर ये कह दिया था कि अमेरिका अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है और इस तरह से आक्रामक होकर अमेरिका को गलत ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब भारत में ये रिपोर्ट ये कह रही है कि जो घटना हुई है ये कुर्द फोर्स ने कराई है, जिसकी वजह से शर्मिंदगी भारत को उठानी पड़ रही है। इन फोर्स का इरादा सिर्फ ये है कि इजरायली दूतावास को और इजरायली नागरिकों को ये बताना कि उनकी पहुंच इजराइल के नागरिक कहीं भी रहे उन तक है। पर अब ईरान की तरफ से सफाई आई है। दरअसल ईरान ने ये कहा है कि भारत को समझना चाहिए कोई तीसरा देश भारत और हमारे बीच के रिश्ते को खराब करना चाह रहा है। वैसे उसका इशारा खुद इजराइल की तरफ है कि इजराइल भारत और ईरान के बीच जो दोस्ती भरा रिश्ता है उसे खराब करना चाह रहा है, इसलिए ये सारी चीजें प्लान की जा रही हैं इजराइल के द्वारा। पर इतना जरूर है कि भारत अब इस मामले में बुरी तरीके से फंस गया है। जहां बढ़ते हुए तेल के दामों को देखते हुए भारत को ईरान से तेल की बड़ी मात्रा खरीदनी है, तो वहीं इजराइल के साथ भी रक्षा क्षेत्र में काफी समझौते हैं, इसलिए दोनों के साथ रिश्ते बनाकर रखना बेहद जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है इस मामले में भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।